Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. ठोस अवस्था ये चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट ये चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है, जिसमें पिछले क्लास में हमने पैकिंग इफिशिएंसी इस पर डिस्कस किया था। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बताएंगे और आज हम पहले डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स यानी कि क्या दोष होते हैं क्रिस्टल्स में और उनके उसके अलावा उनकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है क्रिस्टल्स की संरचना के आधार पे। ठोसों की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें मुख्यतः है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्म तथा मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुणधर्म, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्रिस्टल में क्या दोष होते हैं, तो किस तरह से सॉलिड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इस बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेम ऑफ द चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट। और टॉपिक आज का जैसा कि बताया क्या है, ठोसों में अपूर्णताएं या इनपरफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो इसको हिंदी में कहेंगे ठोसों के दोष या अपूर्णताएं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्रिस्टल यानी आदर्श क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णता नियमित होती है, अर्थात अवयवी कण क्रिस्टल जालक में निश्चित बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों की शून्य परम ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है, परंतु ऐसा आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। साधारणतया ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों से बने होते हैं। इन छोटे क्रिस्टलों की संरचनाओं में कुछ दोष पाए जाते हैं। ये कब होता है? जब क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र हो या बहुत ही साधारण गति से हो। जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है तब एकल क्रिस्टल बनता है। ये क्रिस्टल भी दोष मुक्त नहीं होते। ये दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं होती हैं। यानी क्रिस्टल दोष क्या होते हैं? अवयवी कणों की व्यवस्था में, जो कि क्रिस्टल में अवयवी कण एक जगह व्यवस्थित होकर क्रिस्टल बनाते हैं, जब इनकी व्यवस्था में अनियमितताएं होती हैं तो दोष उत्पन्न होते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। यानी परमाणु जहां पे उपस्थित है उनकी उपस्थिति में अगर अनियमितता होगी तो वो बिंदु दोष कहलाएगा, और पूरी की पूरी जो व्यवस्था होगी पूर्ण पंक्तियों की उसकी व्यवस्था में अनियमितता होगी तो वो रेखीय दोष कहलाता है। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष में प्रमुख है इलेक्ट्रॉनिक दोष या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। 0 केल्विन पर पूर्ण आयनिक या सह संयोजक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन नियमित 0 केल्विन पर पूर्ण आयनिक या सह संयोजक क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्थाओं में पूर्ण भरे ऊर्जा कोशों में उपस्थित होते हैं। 0 केल्विन से ऊपर ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा अवस्था ग्रहण करते हैं। क्रिस्टल संरचना में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन और इनके द्वारा बने धनात्मक छिद्रों को इलेक्ट्रॉनिक दोष माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक दोष यौगिकों में चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधिकांश आयनिक ठोसों में इलेक्ट्रॉन किसी आयन पर स्थानीकृत होते हैं। सह संयोजक ठोसों के समान आयनिक क्रिस्टलों में भी छिद्रों और इलेक्ट्रॉन की धारणा को प्रयुक्त किया जा सकता है। आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक अवयव के समीपस्थ सांद्रित होते हैं। यानी जो विद्युत ऋणात्मक अवयव होता है क्रिस्टल में, इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा होते हैं।
उच्च तापक्रम पर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, जो विभिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में उच्च ताप पर सहसंयोजक आबंध से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में भ्रमण के लिए स्वतंत्र होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण सिलिकॉन या जर्मेनियम विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के मुक्त हो जाने पर उसके स्थान पर न्यून छिद्र यानी होल्स बन जाते हैं। ये छिद्र भी विद्युत चालकता का कारण है। विद्युत क्षेत्र में ये छिद्र इलेक्ट्रॉन की धारा की विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। इस प्रकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र ठोस में इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न करते हैं। अब ये दोष जो दो प्रकार के होते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफेक्ट दो तरह के हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो वन बाय वन हम इन पे डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, उसको याद करने के लिए नोट करो। यानी क्रिस्टलीकरण के दौरान दाब में वृद्धि से उपसंयोजन संख्या बढ़ती है। ये पॉइंट है जो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्रिस्टलीकरण के दौरान दाब में वृद्धि हो तो उपसय संयोजन संख्या बढ़ती है। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ये तुम्हें मालूम है। क्रिस्टलीकरण के दौरान ताप में वृद्धि से उपसय संयोजन संख्या, यानी ताप बढ़ेगा तो उपसय संयोजन संख्या घटेगी, दाब बढ़ेगा तो उपसय संयोजन संख्या बढ़ेगी। अब आ जाते हैं दोष में। पहला है बिंदु दोष या पॉइंट्स डिफेक्ट। क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुओं या आयनों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटि को बिंदु दोष कहते हैं। इनको परमाणुवी दोष भी कहते हैं। क्रिस्टल ठोस में ये बिंदु दोष अवयवी कण कौन से हो सकते हैं, धनायन, ऋणायन या परमाणु। तो अवयवी कण को अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने या अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है बिंदु दोष। बिंदु दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरणमिति दोष। दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या अरस समीकरणमिति या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरे तरह का दोष है अशुद्धि दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो 3 तरह के मुख्य दोष हो गए, स्टोकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष और इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धि दोष। तो पहले हम किस पे आएंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या इसको कहते हैं रस समीकरणमिति दोष। अब ये दोष क्या होता है, वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप ही रहता है, स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इनमें आयन नियमित रूप से वितरित होते हैं या अपने उपयुक्त स्थान से लुप्त हो जाते हैं। तो इनमें जो अणुसूत्र उसी तरह से होगा, लेकिन आयन जो है इनमें कहीं कहीं लुप्त हो जाते हैं। आधारभूत रूप से ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्ति दोष और दूसरा अंतराकाशी दोष। तो पहले हम रिक्ति दोष पे आते हैं। रिक्ति दोष या वैलेंसी या वैकेंसी डिफेक्ट, नॉट वैलेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तियां दोष। इस तरह का ये क्रिस्टल है, इसमें मिसिंग है, ये परमाणु एटम या आयन है जो अपनी जगह से मिसिंग है। तो इस तरह का दोष क्या कहलाएगा, रिक्ति दोष। जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु या जालक स्थल रिक्त हो अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न दोष रिक्तियां दोष कहलाता है। इस दोष से पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। यहाँ जब ये कण नहीं है इसमें तो घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ठोस पदार्थों में ये ठोस गर्म करने पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोष ताप पर निर्भर करता है, इस कारण कभी कभी इसे उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष।
इसमें क्या है, ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अपने जगह पे ये सारे क्रिस्टल है, इसमें अतिरिक्त कण बाहर से आकर के यहाँ जगहों में, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जहाँ पे ये उपस्थित हो जाते हैं। किसी क्रिस्टल में समान रिक्त अंतराकाशीय रिक्तियों को जब परमाणु या आयन अधिग्रहित करते हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ जब अतिरिक्त एटम परमाणु आ जाएंगे तब इसे क्या कहेंगे, अंतराकाशीय दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये ठोस पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देगा क्योंकि इसमें अतिरिक्त कण आ गए हैं। ये दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई देता है। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, उनमें इस दोष के स्थान पर शाटकी और फ्रैंकेल दोष होते हैं। अब ये दोष क्या है, ठोस अनायनिक ठोसों में दिखाई देते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इनमें इस दोष के स्थान पर शाटकी और फ्रैंकेल दोष होते हैं। यानी अनायनिक ठोसों में दो तरह के ठोस होते हैं, स्टॉकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो पहले हम शाटकी दोष, शॉर्टकी पढ़ेंगे इसको, शाटकी दोष डिफेक्ट, दोष या डिफेक्ट कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक शाटकी ने सन 1930 में बताया कि इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में होता है जो बहुत अधिक आयनित होते हैं, जिनमें समन्वय संख्या उच्च तथा धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, जैसे NaCl, KCl, CaCl, KBr आदि। सरल रिक्तियां दोष की भांति शाटकी दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। यदि आयनिक लवण का सूत्र Mx हो तो पदार्थ के जालक में से एक धनायन M+ के अपने स्थान से लुप्त होने के साथ ही एक ऋणायन भी अपने स्थान से लुप्त हो जाता है, जिससे कि यौगिक की विद्युत उदासीनता बनी रहे। इस प्रकार यौगिकों में एक या अधिक धनायनों तथा ऋणायनों के स्थान खाली हो जाते हैं और यौगिक में छिद्र युग्म यानी पेयर ऑफ होल्स बन जाते हैं। एक छिद्र युग्म एक धनायन तथा एक ऋणायन के अपने स्थान से लुप्त होने पर बनता है। डायग्राम में देख सकते हो, ये धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से लुप्त होकर क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। इस त्रुटि के कारण क्रिस्टलीय ठोस विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब जैसे ये MX आयन से पूरा क्रिस्टल बना है, अब इसमें यहाँ इसके बीच में धनायन होगा, ये लुप्त हो गया, और दूसरी तरफ ऋणायन। तो जो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उदासीनता को मेंटेन करने के लिए ऋणायन भी यहाँ से मिसिंग है, जो क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, शाटकी डिफेक्ट, जिसमें धन आयन और ऋण आयन से पूरा क्रिस्टल बना है, तो एक धन आयन गायब होगा तो एक ऋण आयन भी गायब होगा, ताकि पूरा जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन बना रहे। इसको कहते हैं शाटकी डिफेक्ट। क्रिस्टल में एक आयन अपने जालक स्थान से खाली स्थान में स्थान ग्रहण करने के लिए चला जाता है, तो क्रिस्टल जालक में एक नया छिद्र बन जाता है। इस प्रकार एक छिद्र पूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण कर सकता है, जो कि एक आवेश को विपरीत दिशा में अभिगमन कराता है। शाटकी दोष में चालकता धनायन अथवा दोनों आयनों के विपरीत दिशा में अभिगमन के कारण होती है। अभी तो चालकता किस तरह से, अब यहाँ पे होल बन गए तो इसमें से दूसरा आयन इधर आ सकता है, तो ये रिक्त हो जाएगा, ये आयन इधर कहीं शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पे रिक्ति हो जाए, ये आयन इसमें आके शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। तो इस तरह से विद्युत का संचलन इसमें होता है। शाटकी दोष के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी एक यौगिक में एक प्रकार का दोष दूसरे दोष की अपेक्षा अधिक होता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड में शाटकी दोष के लिए आवश्यक ऊर्जा 200 किलो जूल पर मोल है, जबकि इसकी जालक ऊर्जा कितनी है, जालक ऊर्जा को कहते हैं लैटिस एनर्जी, यानी एक क्रिस्टल को बनाने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है या तोड़ने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं जालक ऊर्जा। तो इसकी जालक ऊर्जा 750 किलो जूल होती है, जबकि शाटकी दोष के लिए 200 किलो जूल की आवश्यकता होती है। अतः सोडियम क्लोराइड के जालक
के टूटने की अपेक्षा इसमें दोष का होना आसान है। तो दोष के लिए ज्यादा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो दोष जो है वो कम ऊर्जा में ही उत्पन्न हो जाएगा। तो कमरे के ताप पर सोडियम क्लोराइड जालक में लगभग 10⁻6 शाट की युगल प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। एक घन सेंटीमीटर में लगभग 10⁻23 आयन होते हैं। इस प्रकार प्रति 10⁻16 आयनों में एक शाट की दोष होता है। क्रिस्टल में अधिक शाट की दोषों के कारण उनके घनत्व में कमी हो जाती है, क्योंकि आयन गायब हो जाते हैं। यदि यौगिकों का सूत्र MH2 हो तो एक धन आयन M2+ के अपने स्थान से विलुप्त होने पर दो ऋण आयन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, जिससे कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्योंकि यहाँ M2+ है तो न्यूट्रलिटी बरकरार रखने के लिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए दो ऋण आयन विलुप्त होंगे, जिससे कि विद्युत उदासीनता बनी रहे। दूसरे तरह का दोष है फ्रैंकेल डिफेक्ट या फ्रैंकेल दोष। रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने 1930 में बताया कि इस प्रकार के दोष निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक क्रिस्टलों में तथा क्रिस्टल के धन आयन एवं ऋण आयन के आकार में बहुत अधिक अंतर होने पर होते हैं। साधारणतः धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, जिस कारण त्रिज्या का अनुपात का मान निम्न होता है। अतः छोटा धनायन जालक में अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक के जो इंटरस्टिसीज या अंतराकाश होता है उसमें चला जाता है। धनायन के अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाने पर उसके द्वारा रिक्त में दूसरा आयन अपना स्थान खाली करके आ जाता है और एक नया क्षेत्र बनता है। इस प्रकार से क्षेत्र का पूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण होता है। छिद्रों की संख्या अधिक हो जाने पर क्रिस्टल के टूटने की संभावना रहती है, क्योंकि इन छिद्रों के कारण क्रिस्टल की जालक ऊर्जा या स्थायित्व कम हो जाता है। इस तरह से एक धन आयन इसमें से अपनी जगह छोड़ करके बीच में आ जाता है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस खाली स्थान को लेने के लिए दूसरा धन आयन यहाँ पे आता है, एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का दोष क्या कहलाता है कि है तो ये कहीं बाहर नहीं गया है इसी में, लेकिन अपना स्थान छोड़ करके इस जगह आ जाएगा, तो कोई दूसरा धन आयन इस तरह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर इस तरह की घटना यहाँ कहीं हो सकती है। तो इस ये कहीं पे जा करके इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे दूसरा धन आयन आ जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक भ्रमण होता है धन आयन और ऋण आयन का, ये होल बन जाते हैं, जिससे कि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इस दोष के होने पर क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है, जबकि उसमें कंपन इतना अधिक हो कि वो एक अंतराकाशीय आयन को एक अंतराकाश से दूसरे अंतराकाश में अभिगमन करा दे। तो विद्युत का चालक वो कब हो सकता है इस दोष के कारण, जबकि उसमें कंपन इतना अधिक हो कि वो एक अंतराकाशीय आयन को एक अंतराकाश से दूसरे अंतराकाश में अभिगमन करा दे। धन आयन के छोटे होने पर उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है और ऋण आयन का आकार बड़े होने पर उसका ध्रुवण अधिक और शीघ्रता से हो जाता है। इस प्रकार के क्रिस्टल में कुछ सहसंयोजकी लक्षण होते हैं। इस प्रकार आयनों की विस्तृत तथा सजाती आवेशों के समीप आने के कारण यौगिक का परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है। क्योंकि निम्न उप सहसंयोजन संख्या वाले आयनिक यौगिकों में कम विद्युत आकर्षण बलों को तोड़ना होता है, अतः फ्रैंकेल दोष आसानी से होता है। फ्रैंकेल दोष वाले यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। इनमें सिल्वर आयन व जिंक आयनों के आकार छोटे होते हैं। इस दोष में वास्तविक स्थान पर शून्यता दोष उत्पन्न होता है, जबकि अंतराकाश में धन आयन आने के कारण अंतराल दोष होता है। फ्रैंकेल दोष को सामान्यतः डिसलोकेशन डिफेक्ट या विस्थापन दोष भी कहते हैं।
One important fact is here, AgBr क्रिस्टल शाटकी व फ्रैंकल दोनों दोष प्रदर्शित करता है क्योंकि इनमें धनायन व ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। अब आ जाओ स्टोकियोमेट्रिक दोषों के प्रभाव। दोष इस तरह के होते हैं स्टोकियोमेट्रिक, उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसी ठोस पर, क्योंकि ठोस क्रिस्टल्स के ही बने होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक दोष ठोस की विद्युत चालकता बढ़ा देते हैं। शाटकी दोष से ठोस का घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल दोष से लगभग अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि आयन उसी में रहते हैं, कम नहीं होते। फ्रैंकल दोष से ठोस के परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ता है, जबकि शाटकी दोष में रिक्त या छिद्र की उपस्थिति के कारण जालक ऊर्जा एवं क्रिस्टलन का स्थायित्व भी घटता है। अत्यधिक छिद्रों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल जालक का क्षय हो जाता है। अब ये शाटकी तथा फ्रैंकल दोषों में अंतर, इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, सामने है तुम्हारे। शाटकी दोष क्या है, इधर दिया है फ्रैंकल दोष क्या है। शाटकी दोष सारे डिटेल में पढ़ चुके हो, यहाँ इसमें सिर्फ हमें डिफरेंस देखना है। शाटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने जालकों की रिक्तियों से पूर्णतः हट जाते हैं तथा धनायन एवं ऋणायन संख्या में बराबर होते हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में एक आयन धनायन या ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं, अर्थात आयन जालक नहीं छोड़ते हैं बल्कि इसी के अंदर कोई और स्थान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नंबर, शाटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है क्योंकि यहाँ पे आयन मिसिंग हो जाते हैं। फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वहां पे सिर्फ आयन अपनी जगह बदलते हैं, क्रिस्टल को नहीं छोड़ते। तीसरा, शाटकी दोष अधिक उपसय संयोजन संख्या वाले प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है तथा क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, CaCl स्ट्रक्चर। फ्रैंकल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी उपसय संयोजन संख्या निम्न तथा धनायन का आकार ऋणायन से कम होता है। अगला पॉइंट है, शाटकी दोष में रिक्तियों के बनने से क्रिस्टल का स्थायित्व तो बढ़ता है तथा विद्युत चालकता बढ़ती है, जबकि फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है तथा रिक्तियों में आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इस दोष से क्रिस्टल का परावैद्युत स्थिरांक बढ़ता है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये इस तरह का चीजें इस तरह की पूछी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे तरह के डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या जिसको कहते हैं अरस समीकरण या नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोकियोमेट्रिक यौगिक साधारणतः संयोजी तथा स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते, अतः इनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उनके संयोजन के अनुरूप स्थिर नहीं होता, जो कि उनके आदर्श रासायनिक सूत्र से प्राप्त होता है। अनुपात स्थिर न होने के कारण ये यौगिक विद्युत उदासीन नहीं होने चाहिए, परंतु ये विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या अतिरिक्त धनावेश क्रिस्टल पर उपस्थित हो जाता है, जिससे क्रिस्टल जालक की संरचना अनियमित हो जाती है तथा जालक में दोष आ जाता है। जालक में इस प्रकार की त्रुटियां या दोष नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाती है। अधिकतर संक्रमण धात्विक तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धनायन बनाते हैं अथवा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों का रासायनिक समीकरण अनिश्चित होता है। इन्हें बर्थोलाइट यौगिक भी कहते हैं। इनमें धातु अथवा अधातु परमाणु का स्थायित्व होता है। इनमें धातु अथवा अधातु परमाणु का आधिक्य होता है।
कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिकों के उदाहरण निम्न है, जैसे आयरन ऑक्साइड FeSCuO, निकिल का ऑक्साइड। आयरन सेकेंड ऑक्साइड का रासायनिक संगठन स्थिर ना होकर Fe.0.84 to 0.94 तक बढ़ता है, यानी इस तरह का होता है। इसी प्रकार आयरन सेकेंड सल्फाइड का रासायनिक संगठन FeS ना होकर इस तरह का होता है। कुछ संक्रमण धातुओं के यौगिकों का रासायनिक संगठन इस तरह से, ये दिया हुआ है सामने, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड का इस तरह से, तो इसका कितना पार्ट जो है इसके साथ सहयोग कर रहा है वो दिखाया है। अब आ जाओ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का कारण क्या है, काजेज ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष या अरस समीकरण की दोष का कारण। क्रिस्टल जालक में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष इन दो कारणों से होता है। पहला धातु अधिकता दोष, दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। तो पहले आ जाते हैं हम धातु अधिकता दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता होने के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता होने के अग्रलिखित कारण है, यानी धातु अधिकता दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट किन कारणों से होता है वो ये निम्न है। पहला है ऋण आयन की जालक में अनुपस्थित और ऋण आयन के छिद्रों में इलेक्ट्रॉन का होना, ये पहला कारण। क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ ऋण आयन जालक की सतह को छोड़ देते हैं, जिससे जालक में धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ऋण आयन से संबंधित इलेक्ट्रॉन जालक में उस ऋण आयन के द्वारा खाली किए गए स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे विद्युत यौगिक विद्युत उदासीन हो जाता है। जैसे अब यहाँ से एक ऋण आयन मिसिंग है तो उसकी जगह कौन ले लेता है, आकर के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे ये पूरा जो क्रिस्टल है ये विद्युत उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से जालक में दोष आने के कारण यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाता है। इस प्रकार के दोषों के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण सोडियम वाष्प की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया पर पीले रंग का सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। NaCl का ये पीला रंग सोडियम वाष्प की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया पर पीले रंग का सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। NaCl का ये पीला रंग इसके जालक में ऋण आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण होता है। इसी प्रकार नीले रंग का KCl बनता है। LiCl के अधिक में LiCl का गुलाबी क्रिस्टल बनता है। ये रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरे गए खाली स्थान F केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। यौगिक में F केंद्र की संख्या बढ़ने पर उनके रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। वे यौगिक जिसमें F केंद्र होते हैं अनुचुंबकीय और विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि खाली स्थानों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। F केंद्र वाले पदार्थों को प्रकाश के संपर्क में लाने पर वो फोटो कंडक्टर या प्रकाशिक जालक हो जाते हैं। ये दोष शातकीय दोष के समान है और शातकीय दोष वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है इस तरह के दोष का, आयनिक यानी मेटल एक्सेस दोष क्या होता है। दूसरा कारण क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट या धातु अधिकता दोष का कारण दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टल के अंतराकाश में धन आयन की उपस्थिति तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराकाश में ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का होना। यानी अंतराकाश क्रिस्टल के अंतराकाश में धनायन उपस्थित होगा और इसकी न्यूट्रिनिटी को बनाए रखने के लिए क्या आएगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये कारण होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का।
क्रिस्टल जालक के बनते समय पदार्थ को गर्म करने पर ऋणायन गैसीय अवस्था में जालक से बाहर आ जाता है और अपने से संबंधित इलेक्ट्रॉन को जालक के अंतराकाश में स्थिर होने के लिए छोड़ देता है। इस ऋणायन का संगत धनायन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ही अंतराकाश में अपना स्थान बना लेता है। ये फ्रेंकेल दोष के समान है, परंतु यह छिद्रों एवं अंतराकाश इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये दोष धातु आधिक दोष से अधिक समान है। ये दोष अक्रिस्टलों में पाया जाता है जो फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जिंक ऑक्साइड जो साधारण ताप पर सफेद रंग का होता है, गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि गर्म करने पर जिंक आयन अंतराकाश में स्थित हो जाता है और समान इलेक्ट्रॉनों द्वारा संतुलित रहता है। परंतु इन इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, जिससे कि ये पूरे क्रिस्टल की विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं। इस तरह का होता है ये डिफेक्ट, यानी एक्सेस मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पहले त्याग करता है और इसमें बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वो दूसरी जगह पे फिट हो जाता है। तो ये रोटेशन चलता हो सकता है, जिससे कि इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह का अंतराकाश धनायन के कारण धातु अधिक दोष होता है। अब धातु अधिकता दोष का प्रभाव क्या पड़ता है सॉलिड पर? धातु आयनों की अधिकता वाले क्रिस्टलों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन द्वारा विद्युत चालकता प्रवाहित कर सकते हैं। क्योंकि दोष बहुत कम होते हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत कम होती है। फलस्वरूप क्रिस्टल अर्धचालक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक, ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा तल में उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इसी कारण से इस प्रकार के दोष वाले यौगिक रंगीन होते हैं। ये गुण पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अरस समीकरण में दी या NaCl पीला, KCl हल्का बैंगनी होता है, ठंडा ZnO सफेद, परंतु गर्म करने पर पीला एवं LiCl गुलाबी दिखाई देता है और चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। अब दूसरे तरह का दोष है धातु न्यूनता दोष या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, या क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? धातु न्यूनता दोष या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की न्यूनता भी 2 प्रकार की होती है। पहली, क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने पर। आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के समय धातु आयन क्रिस्टल जालक में अपने स्थान से बाहर निकल जाता है और जालक में उसका स्थान रिक्त रह जाता है। आवेश संतुलित करने के लिए अर्थात क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के दोष परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातुओं के यौगिकों में पाए जाते हैं। FeO अधिकतर FeO इस संगठन में पाया जाता है। ये वास्तव में Fe.93O से Fe.96 की परास में हो सकता है। FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ आयन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति फेरिक आयनों की आवश्यक संख्या से होती है। डायग्राम इसका इस तरह से है। NaCl है, तो यहाँ पे एक जगह मुक्ति, तो यहाँ स्ट्रांशियम का एक आयन प्रवेश करा दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे ये 2+ है तो न्यूट्रलिटी बनाने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये अशुद्धि, इसको कहते हैं अशुद्धि दोष, यानी एक धन आयन मिसिंग है, एक नहीं बल्कि 2 धन आयन यहाँ पे मिसिंग है। Na+, NaCl ये पूरा है, यानी Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब यहाँ पे ये मिसिंग है Na+,
तो आया स्ट्रॉन्शियम का आयन यानी अशुद्धि आ गई इसके अंदर। अब क्योंकि ये 2+ आयन है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बराबर हो गई, तो यहाँ पे एक स्थान ये रिक्त है। तो इस तरह का दोष कहलाता है आयनिक ठोस में अशुद्धि दोष। और दूसरा आयनिक रिक्ति, यहाँ पे क्या है M+ आयन यहाँ मिसिंग है, तो और यहाँ पे M2+ आ गया। तो यहाँ पे क्या है धनायन रिक्त, यानी एक धनायन की रिक्ति है, यहाँ धनायन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। जबकि एक आयन यहाँ से चला गया तो बजाय इसके कि दूसरा धनायन यहाँ पे आता, इसकी ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यानी अपनी दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था इसने प्रदर्शित कर दिया और M2+ आयन बना लिया। तो इस तरह का दोष क्या कहलाता है, धन आयन का रिक्त स्थान के धातु कारण धातु न्यूनता दोष। दूसरा है क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण। क्रिस्टल के निर्माण के समय जालक के अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन अपना स्थान बना लेता है। जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है। ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण इसके जालक अंतराकाश में उपस्थित रहने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार के दोष वाले यौगिकों के उदाहरण भी साधारण नहीं होते। अब इसमें क्या है, इसका ऋण आयन जो है यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए ये ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है इसकी M+ से M2+ आ जाती है। तो इस तरह का दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशीय ऋणायन जो कि अंतराकाशी काश में चला गया उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है, यानी अतिरिक्त आयन नहीं आया बल्कि सिर्फ इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे बढ़ गई, जिसको कहते हैं धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता दोष का क्या प्रभाव होता है, धातु न्यूनता दोष युक्त क्रिस्टल भी अर्धचालक होते हैं। इनमें ये गुण एक स्थान धातु न्यूनता दोष के प्रभाव, धातु न्यूनता दोष युक्त क्रिस्टल भी अर्धचालक होते हैं। इनमें ये गुण एक आयन से दूसरे आयन की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। माना कि कोई M+ आयन से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वास्तव में M2+ आयन का प्रत्यक्ष प्रवाह है। ये धनायन आवेशित क्षेत्र का प्रवाह कहलाता है तथा इस प्रकार का प्रवाह व्यक्त करने वाले पदार्थों को P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब आ जाते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे। अशुद्धि दोष सामान्यतः आयनिक ठोस यौगिकों में उत्पन्न किया जा सकता है। किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर कुछ आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है। ये प्रक्रिया डॉपिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को आयनिक ठोस में किसी अन्य धातु आयन को मिश्रित करके उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, यदि गलित सोडियम क्लोराइड में अल्प मात्रा में स्ट्रांशियम क्लोराइड मिलाकर फिर क्रिस्टलन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कहीं कहीं सोडियम आयन के स्थान पर स्ट्रांशियम आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रांशियम आयन पर +2 आवेश है। इस कारण एक स्ट्रांशियम आयन के लिए 2 सोडियम आयन अपना स्थान छोड़ते हैं, जिनमें से एक स्थान स्ट्रांशियम आयन ग्रहण कर लेता है तथा एक अन्य स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार इन रिक्त स्थानों के कारण ठोस की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि निकट के अन्य आयन इस रिक्त स्थान की ओर गति कर सकते हैं। अन्य उदाहरण में NaCl में कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि AgCl में कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि से ठोस प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ लीनियर डिफेक्ट या रेखीय दोष के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें रेखीय दोष कहते हैं। ये उदाहरण है। तो इन दोषों का कारण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद हम आते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के विद्युतीय कणों को उनकी विद्युत धारा चालन
के सामर्थ्य के पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, जिनके परिणामों का परास 10 to the power -20 से 10 to the power -7 ओम पर मीटर तक लगभग 27 कोटियों में फैला होता है। इस आधार पर ठोसों को चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कंडक्टर। वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित हो जाती है और जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की परास क्या होती है? 10 to the power 7 से 4 से 10 to the power 7 ओम पर मीटर के क्रम में होता है और ये उत्तम चालक होते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होती है। धातुओं में चालकता बहुत अधिक होती है और चालकता की कोटि भी अधिक होती है। धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। उदाहरण सभी प्रमुख धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि। इनमें धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटित ठोस अवस्था में थोड़ी सी मात्रा में ही विद्युत का चालन करते हैं, वो भी उत्पन्न दोषों के कारण। ये ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं और उनमें विद्युत का चालन आयनों की गतिशीलता के कारण होता है। इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उदाहरण NaCl, KCl एक्सेट्रा। दूसरा है कुचालक या प्रतिरोधी या बैक कंडक्टर्स या इंसुलेटर। वे ठोस जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं और जिनकी प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होती है, कुचालक या प्रतिरोधी कहलाते हैं। इनकी चालकता बहुत कम 10 to the power -20 से 10 to the power -10 ओम पर मीटर की परास के मध्य होती है। एग्जाम्पल सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। तीसरे तरह का है अर्धचालक के कंडक्टर को कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। वे ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का कोटि परास क्या है? 10 to the power -6 से 10 to the power 4 ओम पर मीटर के मध्य होता है। अर्धचालकों की चालकता अशुद्धि तथा जालक त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। 0 केल्विन ताप पर इनकी चालकता शून्य होती है, परंतु इनकी चालकता ताप के साथ बढ़ती है, जबकि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर कम होती है। अकार्बनिक तत्वों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों की चालकता बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि एक सी संरचना वाले यौगिकों की चालकताओं में बहुत अधिक अंतर होता है, जैसे कैडमियम सल्फाइड, गैलियम एस, इंडियम फास्फोरस तथा कार्बनिक यौगिक एंथ्रासीन, पॉलीपाइरॉल या पाइथायोफीन एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं धातुओं में किस तरह से विद्युत का चालक होता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। धातुओं में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है। धातु ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। धातुओं में चालन को बैंड थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है। धातु परमाणुओं में उपस्थित संयोजी या वैलेंस कोश के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। वे एक बैंड का निर्माण करते हैं जिसे संयोजी बैंड कहते हैं। यदि पूरित संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सरलता से प्रवाहित हो जाता है, जिस कारण धातु चालकता का गुण व्यक्त होता है। कुचालकों में रिक्त चालकता बैंड और पूरी संयोजित बैंडों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जा पाते, इस कारण इसमें ऊर्जा का चालन नहीं होता।
अभी चालक में क्या है, ये ऊर्जा, ये इनके बैंड है, इनमें ऊर्जा में काफी अंतर होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे जा सकता है, जबकि जो अर्धचालक या जो कुचालक है उनमें ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में नहीं जा पाते, दूसरे ऊर्जा का जो अलग अलग बैंड बना हुआ है उसमें नहीं जा पाते, तो ये कुचालक होता है। जबकि जो अर्धचालक होता है उसमें ऊर्जा का जो अंतर होता है वो काफी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके बैंड में पहुंचाया जा सकता है, तो थोड़ी बहुत इसमें विद्युत चालकता आ जाती है। अब अर्धचालकों के संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मा अवशोषित कर संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं, जिससे वे विद्युत चालन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अर्धचालकों में विद्युत चालन किस तरह से होता है। अर्धचालकों में संयोजी बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में अल्प चालकता व्यक्त कर सकते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि से अधिक इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आ सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। इन नैज अर्धचालकों की चालकता का व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है, इनमें उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ाने की इस विधि को डॉपिंग कहते हैं। ऐसे बाहरी पदार्थ बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जाता है जो नैज अर्धचालन सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। इस प्रकार की अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है। अशुद्धि मिलाने पर नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके माध्यम से विद्युत धारा का चालन होता है। अतः ये बाह्य अर्धचालक निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों वाले और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों वाले। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, यानी विद्युत रोधी या कुचालक में मूल परमाणु से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि डालना। विद्युत रोधी में यानी कुचालकों में मूल परमाणु से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि डालकर इन प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहलाती हैं। जब कुचालक पदार्थ के परमाणु से अशुद्धि वाले पदार्थ के परमाणु की संयोजकता अधिक होती है तो ये एक प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि 14 ग्रुप से संबंधित है, कि क्रिस्टल में आर्सेनिक या फास्फोरस जो कि 15 ग्रुप से संबंधित है की अशुद्धियां हैं। आर्सेनिक के संयोजी के कोश में सिलिकॉन की अपेक्षा एक अधिक इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक का परमाणु सिलिकॉन के 4 परमाणुओं से घिरा रहता है, अतः आबंध बनाने में आर्सेनिक के संयोजी कोश में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु का 5वां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन परमाणु के साथ कोई बंध नहीं बनाता, अतः ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए स्वतंत्र होता है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दाता या डोनर लेवल ग्रहण करते हैं, जो कि सिलिकॉन क्रिस्टल की रिक्त चालकता बैंड के ठीक नीचे है। ये डायग्राम है। यहाँ पे ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, इसमें बीच में यहाँ क्या लाया गया, आर्सेनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मुक्त करता है, मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। अब ये क्या है, चालकता बैंड है और दूसरा ये संयोजी बैंड है। ऊर्जा दोनों का अंतरदाता स्तर क्या हो जाता है, इसके प्रवेश करा देने से ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जो ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं वो इसमें आता है, जिससे कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यहाँ क्या है, आर्सेनिक की जो विद्युत चालकता है वो सिलिकॉन से, जो उसका ऑक्सीकरण अवस्था है वो सिलिकॉन से ज्यादा है। तो इस प्रकार के
जो इस प्रकार की अशुद्धि का प्रवेश यहाँ क्रिस्टल में कराया गया, तो इसको जो चालक बनेगा उसको कहेंगे एन प्रकार के अर्धचालक। अब यहाँ दाता या एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी ये अशुद्धि सिलिकॉन में प्रवेश कराई जाती है जिसकी की ऑक्सीकरण संख्या सिलिकॉन से ज्यादा है। तब इस तरह से जो ये अर्धचालक प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। दाता स्तर से इन इलेक्ट्रॉन को रिक्त चालकता बैंड में सुगमता पूर्वक उत्तेजित किया जा सकता है। इस प्रकार आर्सेनिक की अशुद्धि से सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि होती है। क्योंकि सिलिकॉन की चालकता बैंड में अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन देता है, अतः यहाँ आर्सेनिक को दाता अशुद्धि भी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, इसको कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं इस अशुद्धि से। जब मूल प्रतिरोधी या कुचालक तत्व के परमाणु की अपेक्षा कम संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्ध परमाणु इसमें डाला जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अशुद्धियां कहते हैं। उदाहरण सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में जब बोरान या एल्युमिनियम की अशुद्धि होती है तब पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। बोरान और एल्युमिनियम में सिलिकॉन की अपेक्षा संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन के संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बोरान के अतिरिक्त कक्षक में जाते हैं तथा एक्सेप्टर लेवल ग्रहण करते हैं, जो सिलिकॉन की संयोजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार सिलिकॉन के संयोजी बैंड में अधिक छिद्र बन जाते हैं, अर्थात बंद अधूरा रह जाता है। ये छिद्री क्रिस्टल में धनावेश की भांति गत करते हैं, जिसके फलस्वरूप सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र में छिद्र की गति की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। क्योंकि सिलिकॉन के संयोजी बैंड में से बोरान के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए यहाँ बोरान को ग्राही अशुद्धि कहते हैं तथा इससे सिलिकॉन के संयोजी बैंड में धनायन छिद्रों की संख्या में वृद्धि होती है तथा इनको पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो अब यहाँ सिलिकॉन में जब ये एल्युमिनियम जिसके पास की कम इलेक्ट्रॉन है तो इस सिलिकॉन से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब इस तरह का जो चालक बनता है। यहाँ पे अब ये संयोजी बैंड है, यहाँ से इसको उत्तेजित करके 3 इलेक्ट्रॉन इसके तरह उत्तेजित होकर इस तरह से चालकता बैंड में जा सकते हैं, तब इस प्रकार के चालक को कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। इन प्रकार के अर्धचालकों में चालकता गुण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। और पी प्रकार के अर्धचालकों में चालकता गुण छिद्रों की गति के कारण होता है। अब एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालकों का अनुप्रयोग डिजिटल कंप्यूटरों, डिजिटल कैमरा, ट्रांजिस्टर आदि में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक प्रकार के अर्धचालक को दूसरे प्रकार के अर्धचालक की 2 परतों के मध्य सैंडविच किया जाता है। इस प्रकार एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं। इनका उपयोग रेडियो अथवा श्रव्य संकेतों की पहचान और संवर्धन में किया जाता है। उसके अलावा अर्धचालकों का अनुप्रयोग सौर बैटरियों और टेलीविजन के सेटों में किया जाता है। एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से बने एनपी संधियों का अनुप्रयोग दृष्ट कार्यों में होता है, जिन्हें डायोड कहते हैं तथा इनका उपयोग प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए करते हैं। इनके अतिरिक्त एकांतर धारा यानी अल्टरनेट करंट को दृश्य धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए एनपी संधियों का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 है, परंतु वर्ग 13 और 15 अथवा वर्ग 12 और 16 के तत्वों के मिश्रण से कुछ ऐसे ठोस बनाए गए हैं जिनकी औसत संयोजकता 4 है। इनका उपयोग अर्धचालन युक्तियों के निर्माण में अधिकता से किया जा रहा है। अब अभी संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बारे में बताया, तो उसमें यहाँ पे
और क्लियर करने के लिए कि वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, उसको हम फिर से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। संयोजी बैंड, इनके बारे में अभी पढ़ा कि संयोजी बैंड होता है और चालकता बैंड होता है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो संयोजी बैंड क्या है? किसी पदार्थ के अर्ध भरे अधिकतम ऊर्जा वाले बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। इस बैंड में पदार्थ के परमाणुओं की वाहितम कोश के अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणुओं के मध्य बंध बनाने में भाग लेते हैं। अतः ये ना तो मुक्त होते हैं और ना ही विद्युत चालक में उनका कोई योगदान होता है। ये कहलाते हैं संयोजी बैंड। दूसरा है चालकता बैंड। किसी पदार्थ के रिक्त न्यूनतम ऊर्जा वाले बैंड को चालकता बैंड कहते हैं। ये संयोजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर चालकता बैंड में चला जाता है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अतः वो विद्युत चालक में योगदान करता है। परमाणुओं की संरचना और क्रिस्टलन जालक की सममिति के आधार पर निर्भर करता है। परमाणुओं की संरचना और क्रिस्टल जालक की सममिति के आधार पर निर्भर करता है कि संयोजी बैंड और चालकता बैंड अभिव्यापन करते हैं या नहीं। जब संयोजी बैंड और चालकता बैंड अधिव्यापन नहीं करते तब इनके मध्य अंतराल वर्जित क्षेत्र या फॉरबिडन या ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठोस पदार्थ बैंड किस प्रकार से व्यवस्थित हैं तथा उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे हैं, इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है। ठोस पदार्थ का विद्युत व्यवहार उनके संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल के मान पर निर्भर करता है। तो ये है, ये क्या है, ये संयोजी बैंड है और ये चालक, इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनमें ऊर्जा का स्तर का गैप जो होता है कम होता है तब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जंप कर जाते हैं और ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जबकि अगर ये एनर्जी डिफरेंस दोनों बैंड के बीच, ये संयोजी बैंड है, ये चालकता बैंड है, कम होता है, जो एक एनर्जी होनी चाहिए उससे कम होता है, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके नहीं जा पाता, तब ये क्या होता है, इंसुलेटर। तो ये चालक के लिए है, कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, नहीं होता, तब यहाँ के जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जबकि अर्धचालक में ये डिफरेंस इन दोनों के बीच होता है, तब एनर्जी जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं तो विद्युत के चालक हो जाते हैं इस तरह के पदार्थ। तो ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जबकि कुचालक में एनर्जी गैप, यानी संयोजी बैंड और चालकता बैंड में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें नहीं जा पाते, तो ये कुचालक कहलाते हैं। कुचालकों में वर्जित क्षेत्र अर्थात ऊर्जा अंतराल Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है और अर्धचालकों में ये ऊर्जा अंतराल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है। धातुओं में संयोजी बैंड और चालकता बैंड के अतिव्यापन के कारण कोई वर्जित क्षेत्र नहीं होता। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। एक परमाणु से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। पहली उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और दूसरा उसकी अपनी अक्ष पर चारों ओर चक्रण करना। तो चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से दो तरह का होता है। एक क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, यानी कक्षा में गति कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो ये चुंबकीय आघूर्ण इससे उत्पन्न होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन की चक्रण, इलेक्ट्रॉन खुद अपनी धुरी पे ये घूमता है लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे क्या होता है, इससे भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बी पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण संयुक्त चुंबकीय आघूर्ण का प्रदर्शन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन दो तरह के चुंबकीय आघूर्ण
इसके पास होते हैं, एक तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उससे जो उत्पन्न होता है, एक अपने अक्ष पे जो ये चक्रण करता है उसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। इसे मापने वाली इकाई को बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम बहुत कम होता है, कितना होता है, एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 5 विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका ये गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा इनकी सभी कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन से युग्मन के द्वारा नष्ट हो जाता है। यानी ये दूसरे का, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल हो जाएगा और वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो इनके एग्जाम्पल ये है जो कि प्रतिचुंबकीय है, NaCl है, बेंजीन है, वेनेडियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, जिंक के यौगिक एक्सेट्रा। दूसरा यानी चुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनका ये गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। इनमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु आयन अथवा अणु होते हैं। इनके एग्जाम्पल ये हैं कॉपर, आयरन, क्रोमियम। इनमें क्या है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। शुद्ध अवस्था में कुछ यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं परंतु दोषपूर्ण संरचना के कारण अनुचुंबकत्व दर्शाते हैं, जैसे TiO2। तीसरे तरह का पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं तथा उनका ये गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज, टिन, EuO, Fe3O2, फेरिक ऑक्साइड आदि। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन ठोस में अनियमित रूप में अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है, अतः स्थायी चुंबकत्व प्रभाव दर्शाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल व गैडोलिनियम ऐसे तत्व हैं जो सामान्य ताप पर लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग रिकॉर्डिंग के लिए चुंबकीय टेप बनाने में होता है। अब चौथे तरह का पदार्थ है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठोसों की संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के समान ही होती है परंतु डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है। इस कारण ये लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठोसों का ये गुण लौह चुंबकत्व या फेरी चुंबकत्व कहलाता है, जैसे मैग्नेटाइट, फेराइट आदि ऐसे पदार्थों के उदाहरण। ये पदार्थ गर्म करने पर पैरा चुंबकीय गुण खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं।
तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जब जो प्रक्रमण है, जो एक ही दिशा में उनकी परिक्रमा होती है, जिसको क्या कहते हैं, परिक्रमा, स्पिन एक ही दिशा में होती है या चक्रण एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों को होता है, तो वो कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। और जिनका जो है इस तरह से अनियमित होता है, उसमें जब विद्युत क्षेत्र दिया, जैसे ये बी है फेरी चुंबकीय, तो इसमें नियमित नहीं है कि एक की दिशा जो है चक्रण की एक तरफ है, दूसरे की, या 2:1 का रेशियो, तो इनका चुंबकत्व का गुण जो होता है ये लौह चुंबकीय तत्वों से कम होता है। लौह चुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किस तरह से होता है, विपरीत चक्रण होता है, और ये स्थायी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। उसके बाद है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ या एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। इन ठोसों की संरचना लौह चुंबकीय ठोसों के समान होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो होते हैं, परंतु डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यसित होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह गुण प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाता है। अब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पदार्थों के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर होता है। सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समांतर चक्रण के कारण उपस्थित अनुचुंबकत्व सभी युग्मित इलेक्ट्रॉनों की विपरीत चक्रण के साथ उपस्थिति प्रतिचुंबकत्व समान या समांतर दिशा में धातु आयनों का छोटे डोमेनों का स्थायी अभिविन्यास लौह चुंबकत्व को विपरीत दिशा में अभिविन्यास डोमेनों का परस्पर निरस्तीकरण प्रतिलौह चुंबकत्व को तथा असमान संख्याओं में समांतर तथा प्रति समांतर दिशाओं में धातु आयनों के डोमेनों का अभिविन्यास फेरी चुंबकत्व में व्यक्त। शॉर्ट में है ये, तो ये बाकी चीज इसको हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब आ जाओ ठोसों के चुंबकीय गुण पर ताप का प्रभाव। ठोसों के चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। उच्च ताप पर लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय ठोस अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है, जिस कारण ये अनुचुंबकीय हो जाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट फेरी चुंबकीय है, इसे 850 केल्विन तक गर्म करने पर ये अनुचुंबकीय हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा में परिवर्तन होने के कारण होता है। और वैनेडियम ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड आदि 150 केल्विन ताप पर लौह चुंबकीय होते हैं, परंतु ये 395 केल्विन पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड सामान्य ताप पर लौह चुंबकीय होता है और ये ताप वृद्धि से 395 केल्विन पर अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने जो डिफेक्ट क्रिस्टल के थे और उसके अलावा इनकी सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इस एक वीडियो में ही तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, ताकि इसको बार बार तुम्हें अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन इसको आधा आधा करके देख सकते हो और एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी।